Hello friends, welcome to my YouTube channel JJ's EduTech. So today we are going to discuss about the equipotential surface, electric potential due to dipole and Gauss theorem explanation. We will deeply be describing about all the topics we have mentioned in the slide. So let us move on to the explanation. So first of all, I will be just covering about the equipotential surface. Okay. So now our first topic is equipotential surface. See friends, सबसे पहले हम लोग ये पता लगा लेते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस होता क्या है। बड़ा नाम से ही क्लियर हो रहा है। इक्विपोटेंशियल मतलब कि हर एक पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, हमारा सेम होगा, इसलिए हमने इसको नाम क्या दिया है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इट मीन्स, इसका मतलब ये हुआ कि इट इज़ अ सरफेस एट एवरी पॉइंट ऑन विच इलेक्ट्रिकल फील्ड इज सेम, ऑन विच इलेक्ट्रिकल फील्ड इज सेम। सबसे पहला पॉइंट हमें ये मालूम होना चाहिए। इसका मतलब कि अगर इस सरफेस पे किसी भी चार्ज को ए से ले जाकर बी पर लाया जाए तो इसका मतलब वर्क डन क्या होगा इसके अंदर में, तो हम लोग लिख सकते हैं सिंपली, that is VAB is WAB is equals to VB minus VA। सीधी सी बात है, जब हर एक पॉइंट पर ही पोटेंशियल सेम है तो जो वर्क डन होगा किसी भी चार्ज को मूव करने में फ्रॉम A to B, दैट विल बी ऑब्वियसली ज़ीरो। इसका मतलब ये हो गया कि VB is equals to VA। इट मीन्स दैट द नेट वर्क डन इज़ वॉट, ज़ीरो। कोई भी वर्क डन यहाँ पर होगा ही नहीं क्योंकि पोटेंशियल हर एक पॉइंट पर सेम है। अब ये पोटेंशियल का मतलब जो है वो मैं आपको बहुत सिंपल शब्दों में समझाना चाहता हूँ। देखिए, पोटेंशियल पॉइंट ज़ीरो कब हो जाता है, जैसे कंसिडर कीजिए कि यहाँ पर एक पानी की टंकी है हमारे पास में, ठीक है, और ये एक नल है, और यहाँ पर एक छोटी सी हमने क्या कर की है, एक टंकी और जोड़ी हुई है यहाँ से इसके साथ में। बड़ा सीधा सा है कि यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर बहुत सारा पानी, तो ऑब्वियसली ये पानी यहाँ से यहाँ तक मूव करेगा, इसको फिलअप करेगा इस टंकी को। सो इसका मतलब ए से ए जो कि कम्प्लीटली फिल्ड टैंक है उसमें से पानी फ्लो होकर कहाँ पर जाएगा, बी पर जाएगा। इसका मतलब कोई ना कोई वर्क डन हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये सरफेस क्या है, हाई पोटेंशियल पर है, मतलब इसके अंदर में बहुत सारा पानी पड़ा है, हाई पोटेंशियल पर है, और इसके अंदर में क्या है, पोटेंशियल क्या है, लो है, इसलिए ये पानी यहाँ पर चलता जाएगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब जितना भी वाटर यहाँ पर था वो क्या होगा, यहाँ पर फिल होते होते इसका डेप्थ लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। अल्टीमेटली आप क्या देखोगे कि यहाँ पर और यहाँ पर जगहों पर पोटेंशियल क्या हो जाना है, सेम हो जाना है। इट मीन्स कि यहाँ पर अब यहाँ से यहाँ तक पानी फ्लो होगा क्या, नहीं होगा। इसका मतलब वर्क डन इज़ वॉट, ज़ीरो। तो इसका मतलब ये हुआ, जब इधर भी पोटेंशियल सेम हो जाएगा और इधर भी पोटेंशियल सेम हो जाएगा, ए और बी जब दोनों ही पोटेंशियल सेम हो जाएंगे तो वर्क डन कितना होता है, हमारा ज़ीरो होता है। ये ग्राफिक से मैं आपको यही चीज़ समझाना चाहता हूँ कि वर्क डन ज़ीरो कब होता है, ठीक है। सो नाउ, अब हमने वर्क डन का फॉर्मूला पढ़ा था, सीधा सा हिसाब है कि हम लोग जब भी बात करते हैं W की तो हम लोग ने क्या पढ़ा था, वर्क डन प्रीवियस क्लासेस के अंदर में, कि F इंटू dx। सिमिलरली यहाँ पर हम लोग वर्क डन जो बात कर रहे हैं, यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। सी हम लोग यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं, वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने वाले हैं, क्योंकि ये हमारा जो रहना है वो क्या रहना है, वेक्टर क्वांटिटी रहना है। दिस फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी डॉट एंड दैट इज dl। इज इट फाइन? अब नाउ dl इज कंसिडर ए स्मॉलर डिस्टेंस ओवर इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। अब dl जो है एक बहुत स्मॉलर सरफेस है। जैसे इक्विपोटेंशियल का हम लोग डायग्राम भी बना देते हैं। मान लीजिए ये एक चार्ज है हमारे पास में, ऑब्वियसली हमने प्रीवियस मेरे स्लाइड्स के अंदर में आपने ऑब्जर्व किया हो तो मैंने इसके बारे में बताया है वो अभी है। ये क्या चीज़ होती है, और यहाँ से हमारी फील्ड लाइन्स बाहर की तरफ आ रही है। बड़ा सिंपल सा फंडा है, ठीक है। तो लेट अस कंसीडर कीजिए कि यहाँ पर हमारे पास में एक हमने सिंपल सा एक लेंथ ले लिया है यहाँ पर, फाइन, स्मॉल डिस्टेंस ओवर द इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। तो इसका मतलब कि क्या हुआ, जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, dw डॉट f डॉट यहाँ पर dl होगा, ठीक है। इसको हम लोग ई लिखेंगे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो हम लोग इसको लिख सकते हैं E डॉट dl cos थीटा। हम लोग ने बहुत ही प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है।
अब मैं आपको बोलता हूँ कि मेरा वर्क डन 0 है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो बड़ा सीधा सा है सर कि अगर वर्क डन 0 है तो इसका मतलब ये हुआ E.dl यहाँ पर जो थीटा था वो कितना होगा, 90 डिग्री रहा होगा, तभी वर्क डन 0 हो सकता है। इस केस में ही वर्क डन 0 था, तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो हमेशा नॉर्मल होता है टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस पर। तो दूसरा पॉइंट हमें हमारे लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रूव हुआ है कि यहाँ पर ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात की जाएगी तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दैट इज़ ऑलवेज नॉर्मल। इज इट क्लियर कि हमेशा क्या रहने वाला है, वो नॉर्मली रहने वाला है। सो अगर आप फॉर अ सिंगल चार्ज की बात करें तो हमारा पोटेंशियल कितना होता है, V इज इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड दैट इज़ R, ही हमारा फॉर्मूला होता है। So equipotential is a surface of a single point charge are concentric spherical surfaces centered at the charge। ठीक है, concentric spherical surfaces है। देखिए यहाँ पर concentric spherical surfaces अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो यहाँ पर concentric spherical surfaces है। ये देखिए concentric spherical surfaces ऑब्जर्व कर पा रहे हो, और किसकी वजह से हुई है डेवलप? बिकॉज ऑफ दिस सेंट्रिक चार्ज की। दिस आर द कॉन्सेंट्रिक लाइन्स विच आर डेवलप बिकॉज ऑफ दिस सेंट्रिक चार्ज की वजह से। इज इट क्लियर? ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर में। सो नाउ विद द कंटिन्यूएशन आवर टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। इस पर डीपली अंडरस्टैंड करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले डाइपोल के बारे में समझ लेते हैं। दो चार्जेस हैं प्लस Q एंड माइनस Q। प्लस Q को E पे प्लेस किया है, इसको B पे प्लेस किया है मैंने। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारा होता है 2a, जिसको कई बार हम लोग यहाँ पर D भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो 2a भी लिख सकते हैं, D इज इक्वल टू 2a भी लिख सकते हैं। दैट इज़ वॉट वी कॉल्ड एज अ डाइपोल। इट मीन्स द टू ऑफ द चार्जेस विच आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस D, बाय स्मॉल डिस्टेंस, बाय सम डिस्टेंस आइदर वी कैन से दैट इज़ नोन एज द डाइपोल। फाइन, चलिए अब हम लोग इसके अंदर में आते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल कैसे होता है। चलिए इसके बारे में सबसे पहले इसका पूरा फिगर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। सेम टू सेम वही रहने वाला है। देखिए यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ किया मैंने, एक पॉइंट A है, यहाँ पर एक पॉइंट B है। A के ऊपर मैंने नेगेटिव चार्ज को प्लेस किया, यहाँ पर मैंने पॉजिटिव चार्ज को प्लेस किया। नाउ हमने पहले भी पिछली स्लाइड्स में भी पढ़ा है कि चार्जेस क्या करते हैं, फील्ड को प्रोड्यूस करते हैं। एक सोर्स चार्ज होता है, एक हमारा टेस्ट चार्ज होता है। ठीक है, तो दे आर प्रोड्यूसिंग व्हाट, द फील्ड। राइट, हमको पोटेंशियल फाइंड आउट करना है इस जगह तक के लिए, हमको यहाँ तक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो हमने क्या कर देना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको ड्रॉ किया। नाउ दैट इज पोटेंशियल एट द पॉइंट P ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज एंड हियर द पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज ऑफ B। फाइन, अब हमने क्या कर देना है, यहाँ पर लिख देना है सेंटर, दैट इज़ द डाइपोल सेंटर कहलाता है। इसको हमने क्या किया, ड्रॉ किया यहाँ से, एंड दैट इज़ परपेंडिकुलर, सेंटर से ड्रॉ किया इसको। ठीक है, अब मैंने क्या कर देना है यहाँ पर कि एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मैंने यहाँ, एक परपेंडिकुलर मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया कंस्ट्रक्शन, बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रक्शन, जिसका नाम रख दिया मैंने A डैश पॉइंट। क्लियर? सिमिलरली उस हाफ पर भी मैंने कंस्ट्रक्शन किया है जिसका नाम मैंने रखा है B डैश। ठीक है, अच्छा, जैसा कि मुझे थ्योरी से पता पड़ा था कि A और B के बीच का डिस्टेंस कितना होगा ये, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, D/2 लगेगा, और यहाँ पर कितना लगेगा, डेट इज़ ऑल्सो D/2 लगेगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग मिड पॉइंट ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या डेवलप हो रहा है, एक एंगल डेवलप हो रहा है थीटा, दैट इज़ पॉइंट O। सिमिलरली अगर ये है तो ये भी होना चाहिए थीटा, वर्टिकली अपोजिट के हिसाब से, तो ये भी यहाँ पर भी डेवलप होगा थीटा। ठीक है, मेरे को बहुत सिंपल सा एक फार्मूला मालूम है पोटेंशियल का, जिसको बोलते हैं V इज इक्वल्स टू P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन दैट इज़ R। ठीक है, अच्छा, अब ये जो R है ये डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक का डेवलप होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा R हो जाएगा। मतलब OP जो हो गया वो हमारा कितना हो गया, R हो गया। यहाँ पर A से लेकर O तक हमारे पास में कितना है, D/2 है। O से लेकर B तक कितना है हमारे पास में, D/2 है। ठीक है, इज इट क्लियर? ये नोटेशन से तो सबसे पहले हम लोग ये R को फाइंड आउट करते हैं, किसकी वजह से, AP। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस AP। सो AP क्या है यहाँ पर, AP इज इक्वल्स टू कंप्लीट, ये जो AP ये रहा पूरा का पूरा लाइन, मैं आपको इसको शो करके बताता हूँ। दैट इज़ AP होल, दैट AP इज इक्वल्स टू व्हाट, यहाँ से लेकर
ए डैश पी तक के इक्वल है। क्लियर? तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, ए डैश पी एंड दैट इज इक्वल्स टू ए डैश पी किसके इक्वल होगा, ओ पी प्लस ओ ए डैश के। तो मैंने यहाँ पर लिख देना है ओ पी प्लस ओ ए डैश के इक्वल होगा। यहाँ पर ओ पी क्या है मेरा, आर है। कंस्ट्रक्शन में देख लीजिए यहाँ पर मैंने ओ पी क्या शो कर रखा है, आर शो कर रखा है ओ पी मेरा। क्लियर? यहाँ पर ओ पी कितना मेरा आर है। अच्छा, आर प्लस, अब बात आती है ओ ए डैश को फाइंड आउट करने की। तो मुझे यहाँ पर पता पड़ रहा है कि यहाँ पर मेरा एक आर्क बन रहा है जिसका नाम है थीटा। ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पर पहले भी बोला था कि एक परपेंडिकुलर ड्राइंग किया था, मैंने यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो इसके हिसाब से क्या हो जाने वाला है यहाँ पर कि यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया, तो इसके जस्ट अपोजिट वाली फेस क्या हो जाएगी, हाइपोटेनस हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है। बेस कितना है मेरा यहाँ पर बेस अगर आप देखेंगे तो कितना है, ओ ए डैश मेरा बेस है, तो ओ ए डैश मेरा बेस है। हाइपोटेनस मेरा कितना है, दैट इज़ डी बाई टू। यहाँ पर कितना लिखूँगा मैं, कॉस थीटा। इसका मतलब ये हो गया कि ओ ए डैश इज इक्वल्स टू डी बाई टू कॉस थीटा। फाइन। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया डी बाई टू कॉस थीटा। क्लियर है यहाँ पर? सिमिलरली मैं अब यहाँ पर बात करने वाला हूँ बी पी की। बी पी इज़ इक्वल्स टू वॉट। अब बी पी किसके बराबर होगा, ये देखिए ये बी पी है हमारा, तो ये किसके बराबर होगा हमारे पास में, बी डैश पी के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, बी डैश पी के बराबर। सो बी पी इज़ इक्वल्स टू बी डैश पी के बराबर होगा। मैं फिर दिखा देता हूँ बी डैश पी कहाँ पर है। आपने अगर ऑब्जर्व किया होगा तो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको बी डैश पी। ये बी डैश पी है यहाँ पर और ये यहाँ पर है। बी डैश पी और बी पी का जो है वो दोनों का सेम लेंथ है, ऐसा हम लोग यहाँ पर कंसिडर करके चल रहे हैं। सो यहाँ पर हम लोग लिख पाएंगे, अब बी पी डैश कैसे निकलेगा यहाँ पर, तो बी पी डैश ये रहा, तो हम लोग ओ पी में से इस ओ बी डैश को माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा। मैं फिर इसमें डायग्राम के थ्रू आपको समझा देता हूँ। ये जो हमारा ओ पी है, ये जो हमारा ओ पी है यहाँ पर, ओ से लेकर पी तक यहाँ पर जाएंगे, पूरा ओ से लेकर पी तक जाएंगे। ओ से पी के अंदर में अगर मैं इस वाले सेक्शन को माइनस कर दूंगा तो बी डैश पी निकल जाएगा मेरा पूरा का पूरा। क्लियर? तो इधर मैं लिख देने वाला हूँ ओ पी में से मैं ओ बी डैश को माइनस कर दूंगा, तो ओ पी तो मेरा ऑलरेडी आर था और ओ बी डैश मेरा हो जाएगा डी बाई टू कॉस थीटा। ये मेरी होगी फर्स्ट इक्वेशन, ये मेरी होगी सेकंड इक्वेशन। ठीक है। सिमिलरली ये जैसे थीटा जितना एंगल यहाँ बना होगा उतना का उतना यहाँ पे भी बना होगा। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। ठीक है। चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके अंदर में। अब हमने निकाल देना है कि नेट पोटेंशियल। सो नेट पोटेंशियल that is V is equals to V1 plus V2. Clear? So V1 is the potential due to negative charge. Fine. कितना होगा यहाँ पर, V1 is equals to Q upon 4 pi epsilon मल्टीप्लाई 1 अपॉन ए पी। नेगेटिव चार्ज इसलिए ये लिखूँगा मैं। सो V1 इज इक्वल्स टू माइनस क्यू 4 पाई एप्सिलॉन मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन आर प्लस डी बाई टू कॉस थीटा। दैट इज आवर थर्ड इक्वेशन। Similarly V2 is the potential due to positive charge. So V2 is equals to plus of Q upon 4 pi epsilon Pp is equals to Q upon 4 pi epsilon 1 upon R minus D by 2 cos theta. That is our fourth equation. ठीक है। दोनों इक्वेशन से नेट चार्ज नेट पोटेंशियल निकाल देते हैं। V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2। सो V इज इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन हमने कॉमन निकाल दिया बाहर। अंदर हम लोग क्या रखने वाले हैं,
r प्लस डी बाई टू कॉस थीटा माइनस ऑफ 1 अपॉन r माइनस डी बाई टू कॉस थीटा। ठीक है, दैट इज़ आवर फिफ्थ इक्वेशन। अब यहाँ पर क्या होगा, v इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4πε। एलसीएम ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर दोनों तरफ में तो हम लोग लिखेंगे a प्लस बी a माइनस बी, तो फॉर्मूला लग जाएगा आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन 4 एंड दैट इज़ कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर होगा r माइनस डी बाई टू कॉस थीटा माइनस ऑफ r माइनस डी बाई टू कॉस थीटा। r से r हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर, ये हमारी सिक्स्थ इक्वेशन है। ठीक है, सो v इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4πε। हमने यहाँ पर कंडीशन पढ़ी थी कि r इज़ ग्रेटर देन, ओ सॉरी हमारा जो r इज़ ग्रेटर देन दैट इज़ ऑफ d। फाइन, तो यहाँ पर हमारी कंडीशन हो जाएगी d बाई टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारे पास में, तो कितना हो जाएगा सीधा d कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। डी कॉस थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पर आर स्क्वायर चला पास में। सो दैट इज आवर सेवंथ इक्वेशन। सो v इज इक्वल्स टू क्यू डॉट डी कॉस थीटा अपॉन 4πε आर स्क्वायर। तो q और d, p इज इक्वल्स टू क्यू इंटू डी लिख सकते हैं हम लोग, that is p cos theta upon 4πε r square, that is our final expression for the potential due to this dipole। ठीक है, यहाँ पर हमने एक चीज़ के बारे में ये समझा है कि जो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल इज ईयर v जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के लिए। इसका मतलब जितना जितना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, जितनी ये क्वांटिटी बढ़ेगी उतनी ये क्वांटिटी भी क्या होगी, घटती जाएगी। ठीक है, सो यहाँ पर जो हमारे पास में p जो है दैट इज़ कांस्टेंट एंड दैट इज़ व्हाट वी कॉल्ड एज अ डाइपोल एंड द डायरेक्शन फ्रॉम विच द एंगल थीटा इज मेजर टू बी गिवन इन द सपोर्ट इक्वेशन। जो थीटा है ये हमारा क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मोमेंट। थीटा इज शोइंग हियर द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मोमेंट। तो ये था हमारा कंप्लीट डेरिवेशन। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर में, जिसका नाम है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले वो अब है गॉस लॉ। ठीक है, देखिए गॉस लॉ जो है ये साइंटिस्ट के नाम पर पढ़ा था जिसने ये लॉ बनाया था। गॉस लॉ भी बोल सकते हैं, फिर गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी हम लोग बोल सकते हैं। तो ये गॉस थ्योरम एक्चुअल में क्या है, इट बेसिकली ये क्या करता है, ये करता है रिलेट करता है आपके इलेक्ट्रिक फील्ड को विथ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन which has produced the field, ये उसको रिलेट करता है। सबसे पहले गॉस लॉ का काम ये होता है। दूसरी बात में अभी हम लोग गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है वो भी पढ़ लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम ऐसा हमें बोलता है कि कोई भी सरफेस इंटीग्रल अगर आप लेते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का, जो कि किसी भी चार्ज से प्रोड्यूस किया गया है ओवर एनी क्लोज सरफेस एज एनक्लोजिंग इन द वैक्यूम, जिसका वॉल्यूम v है, जो टोटल फ्लक्स होगा जो क्लोज सरफेस का इन वैक्यूम इज़ 1/ε0 टाइम्स द पोटेंशियल दैट इज़ टोटल चार्ज। मैं आपको लिख कर बता देता हूँ क्या होता है। फाई इज इक्वल्स टू, फिर मैं आपको स्टेटमेंट बोलता हूँ पूरा। गॉस लॉ बोलता है E डॉट PS दैट इज़ इक्वल्स टू Q अपॉन ε0। अब मैं आपको पूरा स्टेटमेंट समझा दूँ गॉस लॉ का। वो ऐसा बोलता है, यदि आप किसी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक लिख दीजिए इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का अगर आप सरफेस इंटीग्रल लेते हो, सरफेस इंटीग्रल का मतलब, कहने का मतलब ये है कि अगर आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रेशन करते हो विद रेस्पेक्ट टू द सरफेस, तब उसका मतलब ये होता है, और किसी भी क्लोज सरफेस का, यहाँ पर हमारी सरफेस जो है वो क्या है, पूरी की पूरी क्लोज्ड है। सरफेस इज क्लोज, इसलिए यहाँ पर बोला है क्लोज्ड इंटीग्रल, इसको ऐसे डिनोट करते हैं क्लोज्ड इंटीग्रल, क्योंकि सरफेस हमारी कम्प्लीटली क्लोज्ड है। तो जो हमारा फ्लक्स होता है ओवर दिस कंप्लीट क्लोज सरफेस S 1/ε0 टाइम्स
द मल्टीप्लाई द चार्ज, द टोटल चार्ज दैट इज़ एनक्लोज्ड विद इन दैट सरफेस। ये ध्यान रखना यहाँ पर चार्ज जो होगा वो सरफेस के इनसाइड होगा, हम लोग उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसका डायग्राम बनाना चाहूँ तो क्या होगा, बड़ा सीधा सा है। मैंने यहाँ पर क्या कर देना है, यहाँ पर मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया है, ये मैं सर्कल ड्रॉ करता हूँ। मेरे को क्लोज सरफेस की बात करी थी इसलिए मैंने सर्कल ड्रॉ किया है यहाँ पर। यहाँ पर कोई भी चार्ज जो कि फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है वो क्यों है, इसका मतलब इसका जो फील्ड का चार्ज होगा वो आउटसाइड की तरफ जाने वाला है। तो चलिए मैंने यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट लिखा है जिसका नाम मैंने क्या लिखा है, पी, ओ से लेकर पी तक का। ये ओ से लेकर पी क्या है, एक्चुअल में सर्कल का रेडियस है, डिस्टेंस है। तो मैंने यहाँ पर लिखा ये वाला वेक्टर जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो कि प्रोड्यूस हुई है ई यहाँ पर, ठीक है। इस चार्ज की वजह से फील्ड डेवलप हुआ होगा ऑब्वियसली। यहाँ पर जिस पॉइंट से ये जो हमारा सर्कल है, जो हमारा क्लोज सरफेस है, ये हमारा फ्लक्स, हमने बात करी थी फ्लक्स की बात। तो फ्लक्स क्या होता है, दिस आर द लाइंस विच आर क्रॉसिंग पर यूनिट एरियाज ना। तो यहाँ पर हमने छोटा सा एक इनफाइनाइट सिंबल एलिमेंट ले लिया है यहाँ पर जिसका हमने नाम दे दिया है ds, करेक्ट। स्मॉल एरिया दैट इज़ द रीज़न वी हैव टेकन एज अ ds, दैट इज़ द सरफेस एरिया। और हम लोग इंटीग्रेट करने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को विद रेस्पेक्ट टू द सरफेस, ठीक है। इसका हमने नाम दिया है ds। अच्छा, ये जो ds है ये जनरली नॉर्मल है किसके थ्रू, इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू। दे बोथ आर इन सेम फेज। जो ये n है दैट इज़ नॉर्मल विद रेस्पेक्ट टू दिस e, दैट इज़ ऑल्सो यूनिट वेक्टर। n जो है वो भी हमारा क्या है, यूनिट वेक्टर है। किसका है, इस सरफेस का यूनिट वेक्टर है, और वो भी उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, ये जो पॉइंट कहलाता है इसको हम लोग बोलते हैं गॉसियन सरफेस, जिसको हम लोग कई बार नाम देते हैं गॉसियन सरफेस, दैट इज़ गॉसियन सरफेस। अब गॉसियन सरफेस क्या होता है जरा मैं आपको समझा देता हूँ। द सरफेस दैट इज़ चूजन फॉर द सरफेस इंटीग्रल, ये वो सरफेस है जिसको हमने चूज़ किया फॉर द सरफेस इंटीग्रल के लिए। जनरली क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है ना वो हर एक पॉइंट पर फिक्स होती है किसी भी सरफेस के लिए। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर फिक्स होगा, यहाँ पर फिक्स होगा, यहाँ पर हर एक पॉइंट के लिए क्या होता है, इलेक्ट्रिक सरफेस जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी होती है वो क्या होती है, फिक्स होती है, ठीक है। तो हम लोग इसका प्रूफ करते हैं, द प्रूफ ऑफ द गॉसियन सरफेस, सॉरी द प्रूफ ऑफ द गॉसियन थ्योरम, सो प्रूफ ऑफ द गॉस थ्योरम। सो हियर हम लोग प्रूफ करने वाले हैं गॉस थ्योरम के बारे में। लेट अस कंसीडर एक पॉजिटिव चार्ज हमने सेंटर पे प्लेस किया है एट द पॉइंट O, ठीक है। सेंटर O we have placed the positive charge, ठीक है। आइसोलेटेड है, किसी कॉन्टेक्ट में नहीं रहने का। रेडियस ऑफ स्फीयर इज r here. Now according to the Coulomb's law, अगर Coulomb's law की बात की जाए यहाँ पर, तो according to the Coulomb's law what is the electric field intensity at point P? So according to Coulomb's law, electric field intensity E at point P कितनी होगी, E is equals to Q upon 4 pi epsilon dot R। ये मेरा क्या है, R जो है मेरा, R is the unit vector and that is showing up the direction। R जो मेरा यूनिट वेक्टर है जो क्या कर रहा है, मेरी डायरेक्शन को यहाँ पर इस तरीके से शो कर रहा है, OP की तरफ की डायरेक्शन को शो कर रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखा है यहाँ। तो ये मेरा हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। सेकंड पॉइंट, नाउ लेट अस कंसीडर द स्मॉल एलिमेंट जिसको हम लोग गॉसियन सरफेस कंसीडर कर रहे हैं। सो लेट अस कंसीडर द स्मॉल एरिया एलिमेंट, ठीक है। स्मॉल एरिया एलिमेंट जिसको हमने बोला ds ऑफ द स्फीयर अराउंड P, ठीक है। नाउ हम लोग ds को कैसे रिप्रेजेंट, सी ds भी हमारा डायरेक्शन शो कर रहा है किसकी वजह से, n दैट इज़ हमारा यूनिट वेक्टर, एन हमारा यूनिट वेक्टर है, डेट इज़ नॉर्मल ना, हमने अभी भी बात करी थी, डेट इज़ अलॉन्ग विद द डायरेक्शन ऑफ दिस। तो जनरली ये लिखा कैसे जाता है, एन कैप आपने लिखा होगा, ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, इसको इस तरह से लिखते हैं। तो हमने क्या करना है, डायरेक्शन शो करनी, इसलिए हमने यहाँ पर इसको डाला। तो ये हमारा मैग्नीट्यूड होता है जनरली, यहाँ पर आपने इस तरीके से देखा होगा, मैग्नीट्यूड लिखते हैं हम लोग, ठीक है। सो नाउ हमारे पास में ई का कंपोनेंट भी आ गया और ds का कंपोनेंट भी आ गया, तो दोनों को मल्टीप्लाई करते थे E डॉट ds, जो हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर में पढ़ा इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इस प्रकार से, अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर, फाइन,
और आर कैप डॉट डी एस, डी एस क्या होगा, एंड डॉट डी एस, ये हमने यहाँ पर लिखा है एंड दैट इज़ आवर थर्ड इक्वेशन। अब हम लोग क्या करने वाले, ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू क्यू आर डॉट एन दैट इज़ इक्वल्स टू 1, ये हमको क्लियर है डॉट प्रोडक्ट के केस में, दैट इज़ क्यू डी एस अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर, दैट इज़ आवर फोर्थ इक्वेशन। हमने बोला था कि हमें क्या करना है, यहाँ पर सरफेस इंटीग्रल लेना है, मतलब इंटीग्रल करने वाले, लेकिन हम लोग किसके रेस्पेक्ट में करने वाले, सरफेस के रेस्पेक्ट में, और किसका, पूरा क्लोज्ड इंटीग्रल लेने वाले, ठीक है। सो इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, सो हियर क्लोज लूप इंटीग्रल लिखा है, इसलिए मैंने यहाँ पर क्लोज लूप लगाया है, इक्वल्स टू क्यू 4 पाई एप्सिलॉन डी एस अपॉन आर स्क्वायर। इंटीग्रल हमको मालूम है कैसे किया जाता है। नॉर्मली इंटीग्रल जो होता है हम लोग यहाँ पर करने वाले, वो किसके रेस्पेक्ट में करने वाले होते हैं, ये इंटीग्रेशन हम लोग रेस्पेक्ट में करें डी एस, इसका मतलब जो भी सरफेस की क्वांटिटी होगी उसका इंटीग्रल होगा, बाकी सब हमारे लिए क्या है यहाँ पर कांस्टेंट होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ई डॉट डी एस दिस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इज अ कांस्टेंट वैल्यू एंड दैट इज द डी एस, दैट इज सिक्स्थ इक्वेशन। नाउ मैं बोलता हूँ क्लोज इंटीग्रल निकालना डी एस, डी एस का क्लोज इंटीग्रल क्या होगा, ऑब्वियसली हमने पढ़ा है डी एस का क्लोज इंटीग्रल होगा, यहाँ पर डी है और ये एस है, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, सरफेस एरिया, सिंपल एस बचेगा। डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रल दोनों एक दूसरे के अपोजिट है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिंपली भाषा में अगर बात की जाए तो हमारे पास क्या बचेगा, सरफेस एरिया। नाउ व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, तो इस सरफेस एरिया ऑफ a sphere is basically 4 pi r square, 4 pi epsilon naught r square, that is multiplied by 4 pi r square, 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल एंड r से r कैंसिल, तो E डॉट डी एस इज इक्वल्स टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट इज व्हाट आवर सेकंड इक्वेशन एंड दैट इज इक्वल्स टू phi e। सो ये हमारा फाइनलाइज गॉस लॉ हो गया है यहाँ पर, phi e इज इक्वल्स टू E डॉट डी एस इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट इज आवर गॉस लॉ। मैंने जैसा कि बोला था कि हम लोग क्या करने वाले, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का इंटीग्रल लेने वाले ऑफ अ क्लोज्ड सरफेस, ये हमने बनाया एंड दैट इज इक्वल्स टू द 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द क्यू, तो हमने यहाँ पर ये लिख दिया है, ठीक है। अब ये गॉस थ्योरम हमें बताती क्या है, गॉस थ्योरम हमें एक बहुत सीधी सी बात ये बताती है कि यदि हमारा चार्ज जीरो होगा तो उससे जनरेट होने वाला फ्लक्स भी क्या होगा, नेट फ्लक्स भी हमारा जीरो हो जाएगा। इट मीन्स इफ द चार्ज इज जीरो, इट मीन्स द टोटल फ्लक्स दैट इज एनक्लोज विद इन द सरफेस विल बी ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ जीरो, ठीक है। दूसरा, अगर चार्जेस अगर इस सरफेस के आउटसाइड लाई करते हैं तो वो नहीं काउंटेबल होंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि दे विल नॉट कंट्रीब्यूट इन द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, द चार्जेस शुड बी रिमेनिंग विद इन दिस सरफेस ओनली, इफ़ दे आर लाइंग इन द आउटसाइड दे विल नॉट कंट्रीब्यूट टू द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये था हमारा दूसरा पॉइंट। दूसरी बात में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ई डॉट डी एस है, ठीक है, ये कंसेप्ट मैंने पहले भी बताया आपको, यहाँ पर ई डॉट डी एस है, दैट इज इक्वल्स टू वॉट, ई डी एस कॉस थीटा एंड व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 0 इट मीन्स ई डॉट डी एस। ये मैं आपको बता दूं कि जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ई था और इसी की डायरेक्शन में जब हमारा डी एस भी था, तो हमने ऐसा बोला था कि सिंस दे बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, तो इनका थीटा कितना होने वाला है, एंगल कितना, 0 डेवलप होने वाला है। तो जब ये 0 डेवलप होगा तभी हमें इसकी प्रॉपर वैल्यू ई डॉट डी एस मिल पाएगी। रेस्ट ऑफ द ऑल द पॉइंट्स पे हमारा 0 होगा, बिकॉज डॉट प्रोडक्ट जो है, बिकॉज एट ऑल द पॉइंट्स ऑन द स्पेरिकल सर्फेस थीटा इज 0, पूरे स्पेरिकल सर्फेस पे हमारा जो एंगल होगा वो कितना होता है, 0 होता है, इसलिए हमको यहाँ पर ई डी एस मिलता है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि वी शुड टेक केयर ऑफ द गॉसियन सरफेस, इट शुड नॉट पास थ्रू एनी डिस्क्रीट चार्जेस बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ नॉट वेल डिफाइंड एट द लोकेशन ऑफ द, ये कोई भी गॉसियन सरफेस में आप कोई भी अगर आप गॉसियन सरफेस को कंसिडर कर रहे हो, ये कभी भी डिस्क्रीट चार्जेस के थ्रू पास नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका इलेक्ट्रिक फील्ड वेल डिफाइंड नहीं किया जा सकता है कभी भी। दूसरी एक सिचुएशन, यदि आप किसी सरफेस को चूज़ करते हो एंड देयर आर चार्जेस अंदर भी है और बाहर भी है, तो जो टोटल नेट जो हमारा फ्लक्स जनरेट होने वाला है वो सिर्फ इनर चार्जेस का ही कंसिडर किया जाएगा, ठीक है।
गॉस थ्योरम वहाँ पर लगाई जाती है जहाँ पर सिमेट्रिक चार्ज कॉन्फ़िगरेशन होता है। सिमेट्रिक चार्ज कॉन्फ़िगरेशन होता है, वहीं पर हम लोग गॉस थ्योरम को लगाते हैं हमेशा से। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर lecture. Thanks for listening me. If you like my lecture, press the like button and subscribe to my channel. Thanks a lot for listening out.